Okay, Assalamu alaikum class. Everybody going well? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। Okay, today we are going to start with status cues. ठीक है? Status cues जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि स्टेटस क्यूज अकेले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन नहीं करते, डिस्क्राइब नहीं करते। सारी की सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टेटस क्यूज पे बेस नहीं होती। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। स्टेटस क्यूज देखने की होता है कि स्टेटस को तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स में कि वो क्या होते हैं। क्यूज क्या होते हैं? ये वर्ड CUES वर्ड सुने कभी? क्यूज नो मैम। किसी ने नहीं सुना? अच्छा कोई बात नहीं। क्यूज बेसिकली होते हैं कुछ सिग्नल्स, जेस्चर्स, हिंट्स, ठीक है? क्लूज, क्लूज तो सुना होगा ना? यस तो मैम, सुना हुआ है। ठीक है, क्लूज क्या होते हैं? हिंट्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं। तो क्यूज भी क्लूज ही होते हैं। क्लूज का सिनोनिम है क्यूज। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इट आल्सो टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ स्टेटस क्यूज। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसका एक एस्पेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। देखते हैं कि स्टेटस क्यूज क्या होते हैं। ऐसे जेस्चर्स, ऐसे हिंट्स, ऐसे क्लूज जो किसी के स्टेटस को पॉइंट आउट करते हैं, किसी के स्टेटस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। कौन सा स्टेटस? वो स्टेटस जो कोई इंसान सोसाइटी में रखता है, उसकी सोशल पोजीशन। तो विजुअल इंडिकेटर्स ऑफ अदर पीपल्स सोशल पोजीशन, कि दूसरे लोगों की सोशल पोजीशन की जो विजुअल इंडिकेटर्स हैं। विजुअल इंडिकेटर्स मतलब उनको देख के हमें पता चल जाता है। वो क्यूज, वो क्लूज जो विजुअल हैं, ठीक है, जो देखने से नजर आते हैं हमें, और उनको देखने से हमें किसी इंसान की सोशल पोजीशन का पता चल जाता है। कोई विजुअल क्यूज की एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? What about branded dresses and especially the ones that are of high prices? ठीक है? What about Maria B? यस मैम। इसी तरह से what about cars? ठीक है? तो ये कुछ चीजें होती हैं। ज्वेलरी कैन बी वन ऑफ देम। जो लोग ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो बहुत रिच क्लास से, एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ स्टेटस क्यूज होते हैं, ये हमारे कुछ विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं। स्टेटस क्यूज की तो समझ आ गई है ना? मैंने एग्जांपल दिया आपको। ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स होते हैं जो एलीट क्लास लोग अफोर्ड करते हैं इसे, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से फिर कुछ कार्स होती हैं जिसे एलीट क्लास लोग अफोर्ड करते हैं, कुछ कार्स होती हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग भी अफोर्ड कर लेते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है ये किसी इंसान के स्टेटस को इंडिकेट कर रही होती है, ये होती है स्टेटस क्यूज। कैन हेल्प, अच्छा अब स्टेटस क्यूज की बात आ रही है कि स्टेटस क्यूज कैन हेल्प पीपल डिफाइन सोशल सिचुएशन बट ऑल्सो कैन क्विकली डीजेनरेट इनटू स्टीरियोटाइप्स। कि जो स्टेटस क्यूज होते हैं वो कोई सोशल सिचुएशन डिफाइन तो करते हैं, ठीक है, कि सोशल सिचुएशन क्या है। अगर किसी भी इंसान ने अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज किया है, उसके पास एक पर्टिकुलर कार है, उसने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वेलरी यूज की है, तो हम उसकी सारी चीजों को एज विजुअल इंडिकेटर्स कंसिडर करते हैं और हम उसके स्टेटस को एस्टिमेट कर लेते हैं, एक आइडिया कर लेते हैं कि फ्रॉम व्हाट सोशल क्लास और सोशल स्टेटस दिस पर्सन बिलोंग्स, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ दफा ये जो सोशल सिचुएशन हम अंडरस्टैंड करते हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं सोशल स्टीरियोटाइप्स में। स्टीरियोटाइप्स पता है किसी को क्या होते हैं? कभी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की टर्म देखी है नहीं लिखी हुई? स्टीरियोटाइप्स होती है जनरलाइजेशंस। हम किसी नो चीज को और जनरलाइज कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? स्टीरियोटाइपिंग्स जो होती हैं, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो जनरलाइजेशंस होते हैं। जैसे ये एक स्टीरियोटाइप है कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, ठीक है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो हम स्टीरियोटाइप्स में वो बातें डिस्कस करते हैं
कि जैसे जो कन्वेंशनल या ओवर जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं या ओपिनियंस होते हैं ना, हम उनको यहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग में डिस्कस करते हैं कि समटाइम्स चीजों को इतना जनरलाइज कर दिया जाता है जितना वो होती भी नहीं है. देयर आर women who are acting as ड्राइविंग ट्रेनर्स फॉर men. ठीक है, तो हम उनके लिए तो ये नहीं कह सकते कि दे आर बैड ड्राइवर्स. अगर वो इतनी बड़ी ड्राइवर्स होती तो व्हाई वुड men be opting to learn driving from them, right? तो इस वजह से हम इनको ओवर जनरलाइजेशंस कंसिडर करते हैं. स्टेरियोटाइप्स क्लियर है? तो ये जो हमारी सोशल सिचुएशंस होती है ना, या फिर Yes, जो ma'am. सोशल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम उन क्यूज को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ इयर्स पहले, लाइक 5 to 6 years back, or like not 5 to 6, maybe like 7 to 8 years back, it was a trend that only the people who belong to elite class can purchase things from brands, right? ब्रांडेड ड्रेसेस वही यूज कर सकते थे, ब्रांडेड शूज वही यूज कर सकते थे जो एलीट क्लास से बिलोंग करते थे. तो हमने इसको स्टीरियोटाइप कर दिया था कि अगर किसी ने ब्रांड पहना है, अब चाहे वो ब्रांड जो है वो बहुत ही मॉडरेट प्राइस का हो, लेकिन इफ समबडी इज वियरिंग सम ब्रांडेड ड्रेसेस, इट मींस दैट पर्सन बिलोंग्स टू एलीट क्लास, राइट? तो ये होती है ओवर जनरलाइजेशन. तो होता क्या है कि जो हमारे क्यूज होते हैं वो जिन सोशल सिचुएशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो सोशल सिचुएशंस या फिर वो जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं इनटू स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स देख लेते हैं क्या होते हैं. रिजिड व्यूज ऑफ हाउ मेंबर्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स एक्ट. कि ये रिजिड व्यूज होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते. फ्लेक्सिबिलिटी तो तब होती है ना जब आप दूसरों को अंडरस्टैंड करें बिफोर गिविंग सम रिमार्क्स रिगार्डिंग देम. तो आप यहाँ पर उनके लिए रिमार्क्स, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते. अंडरस्टैंड किए बगैर ही उनके लिए रिजिड व्यूज रख लेते हैं कि इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं. ठीक है, फिर हम ये भी सोचते हैं कि सहमत नहीं करते कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, हम ये भी नहीं सोचते कि देयर कुड बी सम पीपल हु वुड बी हैविंग सम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड देयरफॉर दे वुड बी बिहेविंग डिफरेंटली. ठीक है क्या? तो हम उनमें एक्सेप्शंस को कंसीडर नहीं करते. हम वहां पर और जो फैक्टर्स एट वर्क होते हैं हम उनको भी कंसीडर नहीं करते. हम सिर्फ जिस बात को फोकस कर रहे होते हैं, जिस बात पर स्ट्रेस कर रहे होते हैं, वो यही होती है कि इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं. तो ये होती है स्टीरियोटाइपिंग. हम आपने कभी सुना होगा कि लोग कास्ट की बेस पर, रेसेस के बेस पर भी स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं. अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव को देख लें फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से पिछले दिनों वहां पर बहुत इश्यूज भी हो रहे थे, तो वो क्या पर्सपेक्टिव्स थे उनके. व्हाई डू policemen just shoot all the black people they see? क्योंकि they have stereotyped those black people as criminal, as robbers, as rapists, right? कोई बात समझ तो नहीं आई? आगे चले. Yes, ma'am. इससे क्या मतलब है? समझ नहीं आई? आगे आ गया मैम. ओके, तो आई होप कि आपको स्टीरियोटाइप्स समझ आ गए होंगे कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं. मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दी ना जेंडर स्टीरियोटाइप्स की कि women are bad driver, women are bad at parking cars, लेकिन एक्चुअली ऐसे तो नहीं होता. ठीक है, तो ये Yes, ओवर ma'am. जनरलाइज. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. स्टीरियोटाइप्स क्रिएट सोशल बैरियर्स दैट इम्पेयर इंटरेक्शन और प्रिवेंट इट ऑल टुगेदर. अब एक एग्जांपल फिर देती हूँ. स्टीरियोटाइप्स कैसे सोशल बैरियर्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर सोशल बैरियर्स क्रिएट करते हैं और कोई भी इंटरेक्शंस हिंडर करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, इंटरेक्शंस को इफेक्टिव नहीं होने देते. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसमें ऑन वन साइड देयर इज अ फीमेल ड्राइवर, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ मेल ड्राइवर. ठीक है, तो अगर हम स्टीरियोटाइप को देखें, जेंडर स्टीरियोटाइप को देखें, तो वो क्या था कि women are bad drivers. और इसी स्टीरियोटाइप की बेस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बाइस्ड हो सकती है और
women could be punished, ठीक है, even if the woman was going right and that man was on the wrong side. तो यहाँ पर इंटरेक्शन में इम्पेयरमेंट आ जाएगी ना, सिर्फ एक जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से. Yes, ma'am. So that is how social barriers are created because of stereotypes. इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रांड पर 50% ऑफ है और वहां पर ना किसी पर्सन ने 50% ऑफ पर कोई चीज परचेज कर लिया, कोई बैग परचेज कर लिया या कोई ड्रेस परचेज कर लिया, और फिर होता क्या है, I will see that lady with that costly bag जो पहले तो शायद आ रहा था 5,000 का और उसके बाद उन्होंने 50% ऑफ पर 2,500 में उसको परचेज कर लिया, and I would be like, oh my gosh, she's carrying a bag of 5,000, so she is a rich woman, ठीक है. तो एक्चुअली ऐसा नहीं भी हो सकता, वो डिस्काउंट पर भी उन्होंने परचेज किया होता है, लेकिन वो ब्रांड का टैग लगा हुआ है और हम ब्रांड के बेसिस पर उनको जज कर रहे हैं, उनका सोशल स्टेटस जज कर रहे हैं कि इन्होंने कॉस्टली बैग परचेज किया है तो इसका मतलब ये एक रिच वुमन है या एक रिच पर्सन है, हालांकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप में बैरियर आ गया है ना, मैंने उनकी जो स्टेटस की परसेप्शन थी वो गलत ली है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनप्रॉब्लमेटिक. ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं वो भी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, हमेशा अनप्रॉब्लमेटिक नहीं होते. कैसे? हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम one culture to another culture. Like in our last class probably we discussed that few people cry when they're happy and few people cry when they're sad. ठीक है, अगर किसी को इसके बैकग्राउंड नहीं पता कि why somebody is crying, तो वो ये जो the crying out of happiness है, the tears that are out of happiness, उनको misconceive भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको misinterpret भी कर सकते हैं, जैसे कि वो पर्सन सैड है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है. सिमिलरली हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हम उनको भी समटाइम्स सप्रेस कर देते हैं, समटाइम्स हाइड कर देते हैं, तो वहां पर भी फेस टू फेस इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाता है. और फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन में बहुत सारी और भी चीजें नेटवर्क होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि द वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, और फिर लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं, और फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है. तो इस वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन भी इतने सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते जितने वो हमें लग रहे होते हैं. स्टेटस क्यूज की कुछ एग्जांपल्स आ रही है हमारे पास, इनको आपने खुद देखना है. हाँ चलिए देख लेते हैं. स्किन कलर, जो लोग फेयर कलर के होते हैं वो ज्यादातर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग डल कम्प्लेक्शन के होते हैं वो पुअर फैमिली से या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं. ये होता है पाकिस्तानी सोसाइटी में. अगर हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो द पीपल हु आर कलर्ड और द लाइक हु आर हैविंग कलर्ड स्किन, they are not well reputed, they are not prestigious, and the people who are white in color, they are respectful, they are prestigious. ऐसे ही होता है ना, अमेरिकन से ही तो यही अप्रोच रखते हैं ना किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए, कि अगर वो ब्राउन्स हैं, अगर वो ब्लैक्स हैं तो वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, उनको हमने रिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन अगर वो व्हाइट्स हैं तो हमने उनको रिस्पेक्ट करना है. इसी तरह एज स्टेटस क्यूज को रिप्रेजेंट करती है. समटाइम्स ये एक जनरल सी परसेप्शन होती है कि जो यूजुअली जो सीईओज होते हैं, जो लोग हमारे पास हायर पोस्ट पर बैठे होते हैं, जो वो सीनियर होते हैं एज में, या फिर ये भी परसीव किया जाता है कि जो सीनियर पर्सन है दे आर यूजुअली एट सम गुड स्टेटस. इसी तरह सेक्स, कंपेनियंस, क्लोथिंग, ज्वेलरी, ऑब्जेक्ट्स कैरिड एंड मूवमेंट्स. तो ऑब्जेक्ट्स कैरिड जो है इसमें हमारे ज्वेलरी आइटम्स भी आ जाते हैं. कंपेनियंस का मतलब कि अगर मैं किसी मिनिस्टर की बेटी को फ्रेंड बना लेती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे भी अज्यूम किया जाएगा कि आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम क्लास, ठीक है. तो यूजुअली ऐसा होता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो इस वजह से अगर few people are staying in the company of people belonging from elite class, तो उनके लिए भी ये परसेप्शन रख ली जाती है कि वो खुद भी elite class से बिलोंग करते हैं. और इसी तरह if somebody befriends with a person belonging to poor class, तो उसके लिए भी ये परसेप्शन रखी जा सकती है कि शायद ये भी poor class से बिलोंग करते हैं.
तो हम आगे चले फिर, ये क्लियर? आई होप देयर वाजंट एनी रॉकेट साइंस हियर. No, ma'am. Sorry. Here. ओके, तो पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन. क्या हमारे सोशल इंटरेक्शन में पावर कोई रोल प्ले करती है? हमारे रोल्स में पावर प्ले करती है रोल? यस मैम करती है. बिल्कुल करती है. ठीक है, तो emphasize that when people, पावर होती क्या है by the way? How would you define power? Hierarchy and influence. मैम जी 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 बोले प्लीज. मैम सोसाइटी में मतलब हमारा रैंक क्या है, हमारी जो आपके कितनी है इन्फ्लुएंसेस, society. बिल्कुल ठीक. आपके इन्फ्लुएंशियल होने की जो हायरार्की होती है ना, वो एक्चुअली हमारी पावर होती है, वो हमारा पावर स्टेटस होता है. जो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो और जो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हम. So emphasize that when people interact, their statuses often are hierarchically arranged, with people on top enjoying more power than those on bottom. तो ऐसा ही नहीं होता. हमारे जब भी इंट्रैक्शन होते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पावर जो है वो कौन एंजॉय कर रहा होता है? सीईओ और द बॉस, राइट? देन कम द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज में फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, कमिंग टुवर्ड मैनेजर्स, देन जूनियर मैनेजर, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट? तो इस तरह से एक हायरार्की चलती है. जो भी टॉप पोजीशन पर होते हैं वो ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं, जो बॉटम पोजीशन पर होते हैं वो लेस पावर एंजॉय करते हैं, या फिर दे आर ऑल द वे पावरलेस. नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी स्ट्रांगली अफेक्ट्स कैरेक्टर ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टीज. के जब हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है या फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं तो वहां पर जो जितनी इनइक्वालिटी होती है ना किसी की पावर में, ठीक है, उतना ही जो सोशल इंटरेक्शन के कैरेक्टर्स होते हैं बिटवीन दोज पार्टीज उस पर इम्पैक्ट होता है. जो हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन में फॉर एग्जांपल जो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं उनकी ज्यादा से होती है. से मीन ऐसे वाई वाला से है, ठीक है. इट मीन्स दैट दे व्हाटएवर दे से इज मोर एक्नॉलेज्ड, whatever they say is more appreciated, or the people who are at lower power situation or lower power status or are all the way powerless, उनकी कोई से नहीं होती, उनकी कोई हियरिंग नहीं होती. nobody hears to them, nobody listens to them, nobody pays any weightage to whatever they say, even if they are saying something so significant. Coming towards next point, effects of distribution of power reflected in male-female interaction, where men socialized to be aggressive and competitive or often dominate conversations. तो यहाँ पर एक जेंडर व्यू आ रहा है पावर का कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में मेन को किस तरह से सोशलाइज किया जाता है. सोशलाइज मीन्स ब्रॉट अप. तो दे आर ब्रॉट अप टू बी अग्रेसिव, दे आर ब्रॉट अप टू बी competitive, boys never cry, ठीक है. So you have to be brave. So therefore what happens? They are often dominating the conversations, right? अब आ जाते हैं types of interactions के there are 3 types of social interactions. अब हम इन social interactions को किस basis पर देख रहे हैं? Depending upon the power status. Number 1 is domination, number 2 is cooperation, number 3 is competition. तो इसका मतलब कि domination किस situation में होती है? डोमिनेशन होती है जब एक जो पर्सन है वो हाई स्टेटस पर हो, दूसरा पर्सन जो है वो लोअर स्टेटस पर हो, to their
पावर स्टेटसेस, ठीक है, तो फिर एक डोमिनेटिंग होगा और एक रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है, डोमिनेट हो जाएगा। जब कॉपरेशन की बात करते हैं तो it is among two almost equally distributed power status, ठीक है, दो ऐसे लोग मिक्स हो सकते हैं जिनका सेम ग्रेड है, तो वो cooperation with one another, so they are more or less equal but not completely equal, ठीक है, हम ये कह सकते हैं simply saying कि वहां पर इक्वालिटी तो होती है लेकिन इक्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती, ठीक है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के दरमियान की थोड़ी सी स्टेज होती है, वहां पर वो दो लोग जो एक साथ चल रहे होते हैं, साइड बाय साइड चल रहे होते हैं लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं चल रहे होते, वो एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कंपटीशन बोलते हैं। आप किन लोगों के साथ compete करते हैं? Usually when people who are working in a business organization, they don't usually compete with the CEO. क्या आप सपोज करें, एक सिचुएशन इमेजिन करें कि आप एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो क्या वहां पर अपने सीईओ के साथ compete करेंगे या फिर उन लोगों के साथ compete करेंगे जो आपके वाले ही स्टेटस पर हैं, लेकिन समटाइम्स वो आपसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं और वो कोई बोनस सिक्योर कर लेते हैं, समटाइम्स आप उनसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं और आप कोई बोनस या कोई रिवॉर्ड या इंसेंटिव सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप उनसे compete करने लगते हैं कि ये वाले जो इंसेंटिव है ये मैंने सिक्योर करना है, ये प्रमोशन या ये बोनस मैंने सिक्योर करना है। तो ये तीनों क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ये सिंपल सा एक टेबल है जिसमें आपने ऑब्जर्व कर लेना है कि किस किस तरह के इंट्रैक्शन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मोड ऑफ इंट्रैक्शन है और उसके बाद मोड ऑफ कॉपरेशन आ रहे हैं हमारे पास। तो मोड ऑफ इंट्रैक्शन क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ इनइक्वालिटी के। इन तीनों जो टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन है इनमें हमारे पास लेवल ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या है। तो डोमिनेशन में देखें लेवल ऑफ इनइक्वालिटी हाई है। मैंने बताया था कि एक मे बी पोजीशन में हाई पावर स्टेटस पर हो सकता है और दूसरा जो है वो लो पावर स्टेटस पर हो सकता है या फिर एब्सोल्युटली पावरलेस भी हो सकता है, ठीक है। और तो हाई डोमिनेशन होती है, सॉरी डोमिनेशन में लेवल ऑफ इनइक्वालिटी बहुत हाई होती है, कंपटीशन में लेवल ऑफ इनइक्वालिटी मीडियम होती है और कॉपरेशन में लो होती है। हमने देखा था कि कॉपरेशन सेकेंड नंबर वाला था जिसमें लोग एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, वो बिल्कुल इक्वल स्टेटस पर होते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इमोशन पर। तो डोमिनेशन में फियर का कैरेक्टरिस्टिक इमोशन होता है। जो भी लोग हम पर डोमिनेट कर रहे होते हैं हम वी फील अफ्रेड ऑफ देम, ऐसा ही होता है ना। कंपटीशन में एनवी होती है, जेलसी होती है, कॉपरेशन में ट्रस्ट होता है। जो लोग आपके बिल्कुल इक्वल चल रहे होते हैं आप उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि दे आर एम्पैथाइजिंग विद यू, ठीक है। फिर एफिशिएंसी पर आ जाते हैं। एफिशिएंसी में डोमिनेशन में एफिशिएंसी जो होती है वो लो होती है। एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? एफिशिएंसी ऑफ इंटरेक्शन, कि जो इंटरेक्शन होते हैं वो डोमिनेशन के केस में लीस्ट एफिशिएंट होता है, कंपटीशन में मीडियम एफिशिएंट होता है और कॉपरेशन में हाईएस्ट होती है एफिशिएंसी। जो इसका मतलब कि जो मोस्ट एफिशिएंट इंटरेक्शंस होते हैं वो कॉपरेशन में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थेरीज आ रही है सोशल इंटरेक्शन की, ये कुछ रूब्रिक्स बने हैं, तो आपने इनको रिव्यू कर लेना है, ये आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए। अदरवाइज हम ये सारी चीजें जो है ये पहले पढ़ चुके हैं। ये पढ़ लेते हैं फ्रॉम स्मॉल प्रोसेस टू बिग स्ट्रक्चर्स, कि हमारे जो रोल है, हमारे जो इंटरेक्शंस हैं वो स्मॉल प्रोसेस से बिग स्ट्रक्चर्स तक कैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इंटरेक्शन से हम मूव करते हैं सोशल इंटरेक्शंस तक, हमारी सोसाइटी तक, इंस्टीट्यूशंस तक मूव करते हैं, तो वो कैसे मैनेज हो सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, वो क्या थे? नॉर्म्स, रोल और स्टेटस थे, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। दे फॉर्म माइक्रो स्ट्रक्चर्स विद इन फेस टू फेस इंटरेक्शन टेक प्लेस। तो ये जो तीन चीजें होती है ना, ये कोई भी दो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं और रेदा आपस में बात कर रहे होंगे, तो ये तीन चीजें जो है ये हमारे इंटरेक्शन में एट वर्क होंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सस्टेन्ड माइक्रो लेवल इंटरेक्शन ऑफन गिव्स राइज टू हायर लेवल स्ट्रक्चर्स।
हम मीजो स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई was involved in an interaction with Ma'am Rahila. ठीक है, and she suggested me that I would better start teaching classical poetry to BS5. ठीक है, तो इस तरह से एक माइक्रो लेवल इंटरेक्शन जो मेरा मिस राहिला के साथ था, उसने अराइज किया एक मीजो स्ट्रक्चर को, एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग इन अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इन BS5. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. These intermediate level structures can form macro level structures known as institution. अब होता क्या है कि मैंने स्टार्ट किया एक इंटरमीडिएट लेवल स्ट्रक्चर में इंटरेक्ट करना. ठीक है, उसके बाद अगर हम इंटरेक्शन देखते हैं एट द लेवल ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूशन एमिनेंट कॉलेज, तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे, सब स्टूडेंट्स टीचर्स से, टीचर्स स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स आपस में. तो फिर ये जो इंटरेक्शंस हो जाएंगे ना, ये मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स के इंटरेक्शंस हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में भी कुछ मैक्रो स्ट्रक्चर्स ही आते हैं. सोसाइटी फिट्स टुगेदर लाइक सेट्स ऑफ नेस्टेड रशियन डॉल्स विद फेस टू फेस इंटरेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग स्मॉलेस्ट डॉल इन द सेट. अब इसमें क्या होता है, नेस्टेड रशियन डॉल्स के ये सिर्फ एक एग्जांपल आ रही है कि रशियन डॉल्स, ये कॉर्नर में पिक्चर भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि जैसे रशियन डॉल्स को एक नेस्ट में रख दिया जाता है, तो वहां पर जो हमारी सोसाइटी है ना वो बिल्कुल वैसी होती है जहां पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर सिर्फ दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो स्मॉलेस्ट इंटरेक्शन होगा. So that is all for this very topic. अब इसमें हमने सोशल इंटरेक्शंस के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस किया. इसलिए जब हम जब एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लुएंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाऊंगी, हम बाकी सिर्फ 2 ही एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे. फिर अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटरव्यूज. इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंटरव्यूज क्या होते हैं? कब हैव यू एवर बीन टू एनी इंटरव्यू? ओके, इंटरव्यूज बेसिकली कुछ इंटरेक्शंस ही होते हैं. दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने इंटरव्यू का टॉपिक सोशल इंटरेक्शन के बाद रखा. लेकिन इंटरव्यूज में लोगों के डिफरेंट मोटिव्स होते हैं. पीपल आर हैविंग स्पेसिफिक मोटिव्स फॉर देयर मीटअप्स. फॉर एग्जाम्पल हम जॉब इंटरव्यूज भी देख लेते हैं. आप जब किसी अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो हम मीडिया इंटरव्यूज भी देख लेते हैं. हम देख लेते हैं कि किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को भी इंटरव्यू किया जाता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी इंटरव्यू किया जाता है, ताकि हम जो एग्जैक्ट सिचुएशंस हैं उनका कुछ आइडिया ले सकें. तो इंटरव्यूज की डेफिनेशन पर आ जाते हैं. एंड इंटरव्यू इज अ मीटिंग बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ जॉब एप्लीकेंट. ये एक कॉमन इंटरव्यू आ रहा है क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स में यूजुअली हम बात करते हैं बिजनेस इंटरव्यूज की, तो इस वजह से हम लेकिन इंटरव्यूज को इन ब्रॉडर सेटिंग भी देखेंगे. दिस मीटिंग कैन टेक प्लेस इन पर्सन, ओवर द टेलीफोन और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो अब इंटरव्यूज जो है, जैसे हमारे पिछले दिनों द कोरोना हाइप वाज गोइंग ऑन, तो द गेस्ट वर यूजुअली इनवाइटेड ऑनलाइन. ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया था. जो न्यूज चैनल्स भी आप लोगों ने देखे हो, टॉक शोज देखे हो, उनमें गेस्ट वर यूजुअली इनवाइटेड online. Even the sessions that used to be held, for example, there were sessions from PIDE. PIDE is Pakistan Institute of Developing Economy. ठीक है, तो PIDE ने काफी सेशंस कंडक्ट करवाए थे Zoom पर, और वो भी they used to be inviting their guest on line, like there would be like for example Maliha Lodi, and there would be some other renowned people from of the country and internationally recognized people as well. ठीक है, तो उनको ऑनलाइन रखा जाता था कॉन्फ्रेंसेस पर. तो ये इंटरव्यूज जो होते हैं ये भी इंटरव्यूज की कुछ एग्जांपल्स हो जाती हैं. तो द एटमॉस्फेयर में बी फॉर्मल और फेयरली कैजुअल. अब इट्स अप टू द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू ले रहा होता है, कि वो फॉर्मल रखना चाहता है या फिर कैजुअल रखना चाहता है.
अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा. It may involve, which may involve, interview may involve just you and the employer or you and a group of people or panel. अब एक इंटरव्यू में सिर्फ आप और एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं जिसने एम्प्लॉय करना है. ये हम जॉब इंटरव्यूज की बात करें. सेकंड सिचुएशन में आपके साथ एम्प्लॉयर की जगह पर एक पैनल या एक ग्रुप भी हो सकता है जिन्होंने आपसे इंटरव्यू लेना है. तो रिगार्डलेस योर इंटरव्यू सर्व्स एज अ डिस्टिंक्ट पर्पस फॉर बोथ यू एंड योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर. कि आपने इंटरव्यू देना है या फिर जो इंटरव्यूअर है, दोनों के लिए एक पोटेंशियल, एक सिग्निफिकेंट पर्पस होता है, एक डिस्टिंक्ट रोल होता है. तो वो माइंड में रखते हुए सारा का सारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. हम देखेंगे कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है इंटरव्यू के लिए. उसके साथ साथ हम इंटरव्यू के कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू पे आ जाते हैं. सबसे पहले कि हम इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं. सबसे पहले केयरफुली एग्जामिन द जॉब डिस्क्रिप्शन. आपने जब जॉब की एडवर्टीजमेंट देखी होगी तो आपने वहां पर जॉब की डिस्क्रिप्शन भी देखी होगी. यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी इंटरव्यूई से या कोई भी पर्सन जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई एप्लीकेंट या कोई कैंडिडेट है, उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या स्किल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आपने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे तरीके से देख के इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है. और जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है इससे आप कुछ ये भी आइडिया ले सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे. तो जब आपको इस बात का आइडिया होता है कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करेंगे तो आप उनके आंसर्स भी पहले से सोच के जाते हैं. और जब आप पहले से सोच के आंसर जाते हैं और जब आंसर्स को आप एट द स्पॉट सोचते हैं तो दोनों आंसर से फर्क होता है. सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं. कंसिडर व्हाई यू आर इंटरव्यूइंग एंड योर क्वालिफिकेशंस. कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आप इंटरव्यू क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन अपॉइंटिंग सम एम्प्लॉयज, या फिर आप क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, और फिर आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या आप उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए क्वालिफाइड हैं, उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं या फिर नहीं रखते. और इसी तरह अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं तो क्या आप उन क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. परफॉर्म रिसर्च ऑन कंपनी एंड रोल. आपको ऑब्जर्व करना होता है कि वो कंपनी कैसी है, उनकी प्रायोरिटीज क्या क्या है. जैसे हमने सीवी राइटिंग में या जॉब लेटर राइटिंग में देखा था ना कि आपने कंपनी पर रिसर्च करनी है, उसी तरह से आपने इंटरव्यू पर जाने के लिए भी पहले कंपनी पर रिसर्च करनी है, उनकी प्रायोरिटीज को देखना है. आपने देखना है कि किस किस तरह के लोग उस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, और आपके लिए वो क्या क्या आपसे वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको उनके सामने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कैसे करना है. तो और ये जो रिसर्च होगी ये आपका उस कंपनी के लिए इंटरेस्ट भी शो करती है. उनको पता होगा कि ये पर्सन अगर हमारे बारे में बहुत जानता है, इसका मतलब ये यहाँ जॉब करने के लिए सीरियस भी है. राइट. अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि किन किन चीजों पर आप रिसर्च कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप रिसर्च द प्रोडक्ट और सर्विस, के वो कंपनी किस चीज की है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो क्या क्या फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं रिसर्च द रोल, कि ये रोल क्या प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में. ठीक है. और आपने ये रोल देखना है कि जो रोल आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस जॉब में रहते हुए क्या क्या रोल्स प्ले करने होंगे. जॉब तो स्टेटस हो जाएगा ना, तो स्टेटस में आपसे रोल्स क्या क्या एक्सपेक्टेड होंगे, आपने उन रोल्स को भी ऑब्जर्व करना है. फॉर एग्जांपल पब्लिक डीलिंग आ रही है, उसमें आपकी जॉब्स को एज अ परचेज मैनेजर भी वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप परचेज मैनेजर या सेल मैनेजर भी उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें. आप उनके लिए सर्विसेज कुछ प्रोवाइड वो चाहते हैं वो, या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करें. ठीक है. तो ये रोल्स हैं आपके, और आपने इन रोल्स से अवेयरनेस रखनी है बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू. और जब इंटरव्यू हो रहा होता है तब भी इट वुड बी अ बेटर आइडिया कि अगर आप उनसे डिटेल्स पूछ लें कि आपके रोल से, आपसे वो क्या क्या रोल्स एक्सपेक्ट करते हैं, या आपके स्टेटस से, आपकी जॉब से
वो क्या क्या रोल्स या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च द कंपनी कल्चर। वहां पर किन किन चीजों को वेटेज दी जाती है, वहां पर डूज एंड डोंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे गिव वेटेज टू सोशल मीडियाज, ठीक है, दे गिव वेटेज टू मॉडर्निटी, दे गिव वेटेज टू फॉर एग्जाम्पल सम न्यू थिंग्स, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं जो ट्रेडिशंस को मेंटेन रखना चाह रही होती हैं, कुछ बहुत जो ट्रेडिशनल किस्म की कंपनीज होती हैं। तो हमने इन सब चीजों को अपने माइंड में रखना होता है कल्चर के पर्सपेक्टिव से ऑफ अ कंपनी। क्योंकि चाहे जितनी भी जॉब हो जाए, अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आप उसके कल्चर में सरवाइव नहीं कर सकते, अगर आपको वहाँ के डूज एंड डोंट्स नहीं पता, और आपको डूज एंड डोंट्स पता है तो आप उन डूज एंड डोंट्स को अबाइड बाय नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज को अबाइड बाय नहीं कर सकते, तो फिर आपको वो जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। कंसिडर योर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब आपने जो कॉमनली इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, आपने उन क्वेश्चंस को भी अपने माइंड में रखना है और उनके लिए आपने सोच के जाना है कि आपने क्या क्या आंसर्स करने। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट why do you want to work in this organization। इसी तरह अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहें तो दे विल बी आस्किंग यू दैट why did you opt for this college or this university। ठीक हो गया। और sometimes they ask you, especially the employers ask you for the salary packages। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाना है और उनके लिए आंसर्स भी सोच के जाने हैं। उसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, और फिर आपने अपने प्रोफेशनल करियर में क्या क्या लर्न किया है, आपको क्या क्या अनलर्न करना पड़ा अपने प्रोफेशनल करियर में। तो ये सब चीजें हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आती है जिनको आपको माइंड में रख के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रैक्टिस योर स्पीकिंग वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या जरूरी है कि आप इंटरव्यू में जाने से एक दिन पहले बैठ के थोड़ा सा बोलें और थोड़ा सा अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल में लाएं? यस मैम। क्यों? मैम इस तरह पे वो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, कल हमने कैसे फेस करना है। चल ठीक है। अच्छा मुझे एक एग्जांपल जस्टिफाई कर दे कि मैं रोज तो आप लोगों के सामने बोलती हूँ इतना ज्यादा, ठीक है, तो मुझे कोई स्पीकिंग फियर तो नहीं होना चाहिए। फिर अगर मैं जाती हूँ कल एक न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने, ठीक है, और वहां पर आई वुड हैव टू टॉक टू द सीईओ और और द मैनेजर और द बॉस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या मुझे भी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, नॉन वर्बल प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू? यस मैं तो मैम, डेली करनी बोलती हूँ चाहिए। ना, और इतना बोलती हूँ। मैम करनी चाहिए। Because yeah, exactly, because I talk in front. Okay, so we were on point 5, practice your speaking voice and body language. We do need to practice speaking voice and body language. Why? Because even if we talk on daily basis, but we don't talk to the people who are going to appoint us as their employees, right? हम उन लोगों से तो बात नहीं करते ना डेली बेसिस पर जो हमें एज देयर एम्प्लॉयज अपॉइंट करने वाले हैं, जिनसे जो हमसे कंपैरेटिवली सीनियरिटी बेसिस पर होते हैं। तो दैट इज we need to practice, we need to rehearse speaking and ताकि हमारी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स के स्पोक हो। ऐसा ना हो कि हम आउट ऑफ कंफ्यूजन हमारी वॉइस चेक करिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और वी वुड बी गिविंग सम बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट। हम ऐसे बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स नहीं दें इंटरव्यू में जो इनअप्रोप्रिएट हो हमारी सिचुएशन के लिए। तो ये वजह है कि हम
स्पीकिंग को और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यूज। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रिपेयर सेवरल थॉटफुल क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूअर्स। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पोस्ट करना बहुत अच्छी बात है या आपको पोस्ट करने चाहिए क्वेश्चंस? नहीं मैम, नहीं मैम अच्छा क्या पता वो नेगेटिव मार्किंग कर दे हमारी। अच्छा, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस मैम पूछने का मुझे भी तो लगता है एक करने चाहिए मैम। हाँ, आपका इंटरेस्ट शो होता है वहां से, ठीक है, और उनको Yes, पता चलता है कि द पर्सन वी आर अपॉइंटिंग इज नॉट दैट मच सबमिसिव। वैसे तो उनको सबमिसिव लोग ही चाहिए होते हैं, लेकिन एटलीस्ट दे वांट इंक्विजिटिव पीपल एज वेल। सो इफ यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस इट मींस यू आर इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मीनिंग होता है कि वो लोग जिनके ज़हन में सवाल आते हैं और वो उनको अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं, जो थॉटफुल होते हैं। तो moreover, अगर आप क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं ना तो इट मेक्स यू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, और स्पेशली इफ इट्स सम जॉब pertaining to public dealing, pertaining to having good presentation skills, good communication skills, तो वहां पर ये आपके लिए अच्छा इमेज देगी कि आप क्वेश्चंस कर लें उनसे। दूसरी बात कि आपके माइंड में भी कुछ क्यूरीज हो सकती हैं एज एन एम्प्लॉयर, जिनको रिजॉल्व करना आपका पूरा राइट बनता है बिफोर यू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन और फर्म, ठीक है, तो इसलिए भी आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इंटरव्यूई से बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जो भी इंटरव्यू पर्सन ले रहा होता है वो यही करता है ना, जो भी इंटरव्यू पर्सन देने के लिए आता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने आंसर्स अच्छे दिए थे और वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री हैं तो वो उसको जॉब के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो यूजुअली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो पूछते हैं कैंडिडेट से। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन, सॉरी, पॉइंट 7, कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज। अच्छा, मॉक इंटरव्यूज जरूरी होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस होता है? कभी देखा है अकेडमीज वाले जो होते हैं वो CSS, PMS, ISSB, PPSC वगैरह के ये मॉक इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाते हैं? नहीं देखा, नहीं ऑब्जर्व किया? Let me tell you a few examples. World Times, National Officers Academy, KEPS, these are few well-reputed academies of Pakistan. ठीक है, ये ISSB के, PMS के, CSS के, PPSC वगैरह के इंटरव्यूज को काफी दफा मॉक इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाते हैं। इसी तरह से हम अगर लोअर लेवल पे देखें, पाकिस्तान सरगोदा में वैसे इकरा अकेडमी फेमस है, तो ये लोग भी मॉक इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन मुझे इनका कुछ ओके वेल तो एकेडमीज जो होती हैं वो क्यों मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती हैं और लोग उनको ज्वाइन भी करते हैं? Why to pay a lot of amount for just appearing in front of a man who would be just like you and who would be asking you few questions? उसके लिए लोग इतनी हैवी अमाउंट क्यों पे कर देते हैं? क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने के लिए पर्सन बैठा होता है ना, जिसको उन्होंने बिठाया होता है मॉक इंटरव्यूज को कंडक्ट करने के लिए, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है। उसको एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यूज लेने का और उसको एक्सपीरियंस होता है वो इंटरव्यूज में अपीयर भी हो चुका होता है। तो इस वजह से वो आपको ट्रेन करते हैं कि आप इंटरव्यू में अच्छे और सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज किस तरह दे सकते हैं, और जब आप अच्छे और सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज देंगे तो आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको पता होता है कि अगर मैं इंटरव्यू स्किल्स को सिक्योर कर लूँ, अगर मैं अच्छा इंटरव्यू देने के काबिल हो जाऊँ और फिर अच्छा इंटरव्यू दे भी दूँ, तो बाद में फायदा मेरा ही है, मुझे ही वो जॉब सिक्योर करनी है। तो इसलिए मैं इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में अपीयर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मुझे होना चाहिए। तो क्लियर है मॉक इंटरव्यूज की इम्पोर्टेंस? समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि अगर कोई माइनर लेवल के इंटरव्यूज हैं जिसमें हमने पेयर होना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने
फादर को कह सकते हैं, अपनी मदर को कह सकते हैं, या फिर वी कैन आस्क आवर सिबलिंग्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू एज इफ दे आर द CEO और द एम्प्लॉयर एंड आस्क अस फ्यू कॉमन क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सम जॉब इंटरव्यू। तो वो भी हमारी लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। कमिंग टुवर्ड्स 8th पॉइंट, प्रिंट हार्ड कॉपीज ऑफ योर रेज्यूमे। ये सिंपल पॉइंट है, आपने अपनी रेज्यूमे की हार्ड कॉपीज जो है उनको प्रिंट करना है, अपने साथ इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है। और अगर आप नहीं लेके जाते तो डेफिनेटली उनकी टेबल पर तो आपकी रेज्यूमे चाहिए ना, तो वो फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो उन लोगों से ही रेज्यूमे मांग रहे होते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ताकि वो कैंडिडेट के ऑफिस में जाने से पहले या इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले उसकी CV को वहां प्रेजेंट कर दें। ठीक है, आपकी CV आपकी जाने से पहले आपका एक इमेज उनके माइंड में बना देती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी CV साथ लेके जाएं ताकि वो आपकी CV मैनेज करने में प्रॉब्लमेटिक फील ना करें। प्रिपेयर योर ट्रैवल अरेंजमेंट, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी सी है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप अपनी ट्रैवल अरेंजमेंट्स को भी मैनेज रखें। अगर आपने ट्रैवल करके कहीं जाना है तो आप उसके लिए कुछ और मैनेजमेंट्स रख सकते हैं, जैसे आप टाइम से पहले निकल जाएं ताकि टाइम पर पहुंच जाएं। ठीक है, और लीव अर्ली, इसमें एक पॉइंट आ रहा है सिमिलरली सेव द इंटरव्यू कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप जो इंटरव्यू की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपने पास सेव रखें, ताकि इन केस अगर आप एड्रेस वगैरह को कहीं लूज कर दें या फिर आप सही एड्रेस पर नहीं पहुंच सकते तो आप एटलीस्ट उनको कांटेक्ट करके पूछ लें कि मैं यहाँ पर हूँ और आप मुझे प्लीज गाइड कर दें कि मुझे किस एड्रेस पर आना है, ताकि आप टाइम से लेट ना हो और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये वजह है कि सेव द इंटरव्यू कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा भी अगर आपको कोई जेन्युइन इश्यू है जो आप उनके साथ शेयर करना जरूरी समझते हैं ऑन द वे टू योर डेस्टिनेशन या ऑन द वे टू योर इंटरव्यू प्लेस, तो आप उसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्च द लोकेशन इन एडवांस, और यही बात कि आपको लास्ट डे पर एट 11th आवर का मतलब होता है क्रिटिकल सिचुएशन, लास्ट मोमेंट, आपको वहां पर जाके लोकेशन सर्च करने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप उसको इंटरनेट पर सर्च करके रखें लोकेशन को, या फिर इट इज सजेस्टेड कि आप एक दफा उसको जाके पहले से विजिट भी करें ताकि आप टाइम से ज्यादा लेट ना हो जाए, आपको लोकेशन को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम यहाँ पर क्लास को एंड कर देते हैं। 10th पॉइंट से ऑनवर्ड्स हम कल की क्लास में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और आई विल बी शेयरिंग दी स्लाइड्स विद यू। आपने क्या करना है, जितना हमने आज पढ़ा है आपने इसकी रीडिंग करनी है और देख लेना है कि क्या क्या बातें आपको समझ नहीं आई, हम उनको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनको अभी रिजॉल्व करवा सकते हैं, अभी डिस्कस कर सकते हैं हम उनको। No questions? Okay, then we can end up our class. ठीक है, take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.